कभी नहीं चाहता। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। विश्व मरुस्थल तथा सूखा रोकथाम दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। भरपूर उपज के लिए धान की सीधी बुआई पर तकनीकी सलाह। किसान भाइयों, आज 17 जून है और वर्ष 1995 से हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से उपजाऊ भूमि को मरुस्थल होने से बचाना, बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करना, साथ ही इसके लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस दिवस को प्रतिवर्ष अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। आज इसी के तहत हम कृषि में बढ़ते मृदा क्षरण और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर बात करेंगे। इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट है कि विश्व की जनसंख्या 2050 में 9 अरब हो जाएगी, अर्थात अगले 30 वर्षों में पृथ्वी पर 2 अरब लोग बढ़ जाएंगे। ऐसे में खाद्यान्न उत्पादन में 40% की वृद्धि करनी होगी और इसका अधिकांश हिस्सा उस उपजाऊ मिट्टी पर लगाया जाएगा जो कुल भूभाग का 11% ही है। प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों में तेजी के कारण उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलाव, खाद्यान्न उत्पादन के तहत अब नई भूमि लाना संभव नहीं है। जो भूमि बची है वह भी तेजी से क्षरित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष 27 अरब टन मिट्टी कटाव, जल भराव, क्षारीयता के कारण नष्ट हो रही है। मिट्टी की यह मात्रा 1 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के बराबर है। यदि भूक्षरण की यही गति जारी रही तो अगले 30 वर्षों में विश्व को खाद्य पदार्थों की भीषण कमी का सामना करना पड़ेगा। इसकी रोकथाम के लिए अभी से ही इसे रोकने की ओर कदम उठाने होंगे। विश्व मरुधरीकरण वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन डे, और इस प्रोग्राम में सबसे ज़रूरी ये है कि लोगों को जागरूक करना, कि लोग जागरूक होकर के इसको ये करें कि कैसे हम इसको कम करेंगे। क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सबको खिलाने के लिए जितना अन्न चाहिए वो अन्न नहीं मिलेगा। और इसमें हमको कई सारे कंपोनेंट हैं, कई सारे इसके अवयव हैं जिसको कि हमको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम शुरू करें कि पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू करें, क्योंकि जो हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो वो पेड़ों से ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन होता है। पेड़ों से ही जो है हमारे जो पर्यावरण शुद्ध होता है और उसी से वर्षा होने की संभावना भी नियमित संभावना रहती है वर्षा होने की। दूसरी चीज़ जो शुरू होती है सिंचाई की व्यवस्था। हमको जो हमारा बहुत सारा पानी जो रेन होता है ये बेकार समुद्र में चला जाता है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसको हमको वर्षा के पानी को रोक करके और कृषि के कार्यों में बढ़ाना होगा।
क्योंकि हम देख रहे हैं कि सूखा इतना होता जा रहा है, सूखा बढ़ता जा रहा है, और उसके चलते हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वो मरुधर में बदल रही है। तो वो हमको बहुत ध्यान देना होगा। इसलिए हमको ड्रिप इरिगेशन है या इरिगेशन के तरह तरह की चीज़ें हैं, हम ध्यान दें इजराइल को। तो इजराइल जैसा देश जहाँ पानी की नितांत कमी है, इसके बावजूद भी वो अपनी सारी आवश्यकताएं, वो चाहे पीने का हो या एग्रीकल्चर का हो, कम से कम पानी में अधिक से अधिक वहाँ पर उपज हो रही है। और इसीलिए जो एक कहावत है कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये कहावत बहुत ही चरितार्थ होगी आज के दिन में। हम लोग इसको ज़रूर ध्यान दें और इजराइल से सीखने की ज़रूरत है हमको कि कैसे कम पानी में अधिक से अधिक हम फसल लेंगे, अधिक से अधिक उपज होगी। और झारखंड में जहाँ की स्पेशली इस एरिया में जहाँ की 1300-1400 मिलीमीटर बारिश हो रही है और पानी सारा हमारा बेकार हो जा रहा है, तो उसको हम सरकार के लोग, कृषि विश्वविद्यालय के लोग, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े लोग और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, और हम ये सारे लोग मिल कर के लोगों को जागरूक करें कि जो तालाब हमारे हैं यहाँ वहाँ गांव में या इधर उधर, उन तालाब में पानी रुके, और पानी रुकेगा तो कृषि योग्य कृषि के काम में ही आएगा। तो मैं इन सारी चीज़ों पर अपने सभी स्टेक होल्डर को बार बार ये कर रहा हूँ कि वो उस पर ध्यान दें। किसान स्तर और सामुदायिक स्तर पर भूमि का संरक्षण करना हर मानव का कर्तव्य है, जिसमें मृदाओं और जल संरक्षण के कार्य को जिम्मेदारी से करना होगा, जिसमें भूमि का समतलीकरण करना होगा, जिसमें ऊंची और नीची भूमि पर भी फसलें ली जा सके। साथ ही सिंचाई जल के अनावश्यक बहाव और जमाव की बर्बादी को रोककर एक समान सिंचाई की जा सके। कम वर्षा वाले और कम ढालदार क्षेत्रों में मेड़ बनाकर मिट्टी और जल के अपवाह को रोके। जल संरक्षण के लिए जरूरी उपायों को अपनाएं, सिंचाई के तरीकों में बदलाव करें, जिसके अंतर्गत ऊंची नीची खेतों में मेड़ बनाकर सिंचाई करें, पाइप द्वारा सिंचाई करें, हो सके तो सिंचाई के इन तरीकों से भी बचें और ड्रिप स्प्रिंकलर और रेनगन से सिंचाई करें। पानी की उपलब्धता के आधार पर फसलों का चयन करें, अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत जरूरी होने पर ही करें और संतुलित मात्रा में ही करें। कीट रोग और खरपतवारों के प्रबंधन के लिए रसायनों के प्रयोग से बचें और समेकित उपायों में सही फसल चक्र अपनाएं। गर्मी में खेत की जुताई करें, यांत्रिक तरीके अपनाएं और जैविक तरीके अपनाएं। धरती पर हरियाली बनाए रखने के लिए पेड़ जरूर लगाएं और अनावश्यक पेड़ों की कटाई न करें। तेज हवाओं के झोंके से खेत की उपजाऊ मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए खेत के चारों ओर वायुरोधक पेड़ लगाएं। ये सब कार्य हमारे किसान भाई और आम नागरिक अपने स्तर पर कर सकते हैं। इसके अलावा कई सामुदायिक संगठनों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने योजनाओं को प्रारूप दिया है, जिनका क्रियान्वयन भी हो रहा है। तो किसान भाइयों, विश्व मरुस्थल दिवस के अवसर पर भूमि सुधार और विकास के क्षेत्रों में अभी कई राहें तय करनी बाकी है और कार्यक्रम की आज की कड़ी उसी राह की एक छोटी सी कोशिश थी। आगे भी इसी तरह की कोशिशें हम जारी रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सोना उगलने वाली मिट्टी हमेशा हरी भरी रहेगी, क्योंकि धरती की खुशहाली में ही देश की प्रगति है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आमतौर पर किसानों के बीच ये धारणा है कि धान की खेती केवल उन क्षेत्रों में की जा सकती है जहां पानी की अधिक उपलब्धता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसान धान की बुआई सीधे खेत में करें तो बिना नर्सरी तैयार किए और बिना रोपाई के फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
तो चलिए धान की सीधी बुआई तकनीक के बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार से। चर्चा का विषय रहेगा हम लोग का धान की सीधी बुआई। जो धान रोपित धान है, बहुत ज़्यादा पानी की उसमें रिक्वायरमेंट होती है। 1 किलोग्राम धान को पैदा करने के लिए 3000 से लेकर 3500 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। धान की बुआई अगर हम रोपित न करके, रोपाई न करके धान की सीधी बुआई करें तो धान में लगने वाला पानी 50% तक कम हो जाता है। किसान भाइयों, धान की सीधी बुआई करने के लिए जो हमारा उपयुक्त समय है वो 25 मई से लेकर के 20 जून तक का समय सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए हमें खेत ऐसा होना चाहिए जो अपलैंड या मध्यम अपलैंड हो और जिसका पीएच मान 6 से लेकर के 7 के बीच में हो। खेत बहुत ज़्यादा क्षारीय न हो, न्यूट्रल कंडीशन में होना चाहिए। किसान भाइयों, खेत को बिना तैयार किए धान की सीधी बुआई 0 टिलेज मशीन से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सामान्य सीड ड्रिल से धान की बुआई कर रहे हैं तो खेत की एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करें। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करें और याद रखें, अंतिम जुताई के समय 10 से 12 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह से मिला दें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं धान की कौन कौन सी प्रजातियां सीधी बुआई के लिए अच्छी रहेंगी। तो चूँकि सीधी बुआई में हमारा जो करने का कॉन्सेप्ट है वो सीधा सीधा है कि हमें जल की बचत करनी है, तो कोशिश करनी चाहिए जो शुष्क अवरोधी प्रजातियां हैं उनका ही प्रयोग करें सीधी बुआई के लिए, जिसमें शुष्क सम्राट, सहभागी, अभिषेक और तथा अन्य जो प्रजातियां हैं जो 120 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं, इनको लिया जा सकता है। साथ ही साथ देखा गया है कि जब हम धान की सीधी बुआई करते हैं तो उसमें चूँकि नमी का थोड़ा सा कम होना स्वाभाविक है, तो ऐसे कंडीशन में चूँकि अगेती बुआई करते हैं तो आयरन और जिंक की भी कमी खेत में होने लगती है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम मृदा का जांच करा लें, संस्कृति के आधार पर ही पोषक तत्व का प्रयोग करें। तो धान की सीधी बुआई के लिए 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देने की ज़रूरत पड़ती है। और पूरा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा तथा जिंक सल्फेट को भी दे रहे हैं तो बुआई के समय ही व्यवहार कर दें, खेत में सीधे बुआई के मतलब जुताई के अंतिम जुताई के समय दे दिया जाए। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को कम से कम 3 बराबर भाग में बांट लिया जाए। 1/3 मात्रा बुआई के समय जाए, बाकी 1/3 मात्रा जो है बुआई के 20 से 22 दिन बाद दे दिया जाता है फर्स्ट ऑफ ड्रेसिंग के रूप में। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उचित बीजदार की। तो प्रति हेक्टेयर प्रक्षेत्र में बुआई के लिए मोटे दाने वाली किस्मों का 35 से 40 किलोग्राम, मध्यम दाने वाली किस्मों का 25 से 30 किलोग्राम, महीन दाने वाली किस्मों का 20 से 25 किलोग्राम और संकर किस्मों का 15 से 17 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। किसान भाइयों, बीज को 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगो दें। साथ ही बुआई से पहले बीजों को उपचारित करें। इसके लिए कार्बोडाइजम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद एजोडोपैक्टर 5 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करके बुआई करें। तो अब बात करते हैं शुष्क विधि से कैसे धान की बुआई करें। इसके लिए हम लोग खेत को 2 से 3 बार जुताई कर लेते हैं और जुताई के समय ही उसमें पाटा लगा करके खेत को भुरभुरा कर लिया जाता है। अच्छा सीड बेड जब तैयार हो जाता है तो हम सीड ड्रिल मशीन से या 0 टिल मशीन के द्वारा भी या मल्टी सीडर के द्वारा भी, हैप्पी सीडर के द्वारा भी, कोई भी सीड सोइंग मशीन लेकर के 20 सेंटीमीटर की कतारों में हम उसकी बुआई करते हैं। ध्यान हमें देना होता है कि बीज की गहराई किसी भी दशा में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा न हो और कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। धान में जो पड़ने वाले खरपतवारनाशी दवाएं हैं वो 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस के रूप में जो हम धान में खरपतवारनाशी दवाई उपयोग करते हैं उसमें से नंबर 1 पर है पेंडामेथिलिन। इसका
1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। 3.3 लीटर लग जाता है। धान की सीधी बुआई रेज बेड कंडीशन पे कर दें, रीज एंड फरो सिस्टम पे कर दें, तो इससे हमारा जल का संरक्षण भी हो जाता है और धान के लिए जो आवश्यक पानी चाहिए वो मिल जाती है। तो इस तरह से हम धान की सीधी बुआई तैयार करके प्लेन मेथड्स में कर सकते हैं, रेज बेड पर कर सकते हैं, जीरो टिलेज से कर सकते हैं, ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड्स को अपनाकर भी कर सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा लाभ मिल जाता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमानित अवधि में आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। अगले 2 से 3 दिनों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। वर्षा के दौरान 1 से 2 स्थानों पर गरज वाले बादल बनने के साथ तेज हवा रह सकती है, जिसके चलते खेतों में हल्की नमी आ गई है। अगले 2 से 3 दिनों में वर्षा को देखते हुए किसान भाइयों को कृषि कार्यों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अनुशंसित खरीफ मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 की बुआई करें। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी की तैयारी करें। खरीफ प्याज के लिए N53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर किस्में अनुशंसित है। लंबी अवधि वाले धान की नर्सरी गिराने का काम करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बीज गिरावें। बीज को गिराने से पहले वविस्टिन 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजोपचार करें। हरी खाद के लिए सनई और ढांचा की बुआई करें। ढांचा के लिए बीज दर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई करें। कीट व्याधियों से फसल की बराबर निगरानी करते रहें। प्रकोप दिखने पर अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम फतेहपुर, जिला नवादा के कृषक यशवंत यादव ने। ये नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो यशवंत यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो गर्मी का मौसम है ये सबके लिए परेशानी का सबब है, सबके लिए परेशानी हो रही है। जानवरों को, खास करके जानवर के बच्चे, नवजात बच्चा होता है तो उसमें उसको बहुत परेशानी होती है। नवजात बच्चे जो होते हैं वो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे ही बच्चा जन्म होता है तो आप उसको साफ़ करते हैं, एक कपड़े से साफ़ करते हैं। उसको साफ़ करने के बाद आप नेवल कॉर्ड जो उसका जो ये होता है, नाभि सूत्र जो है, उसको काटते हैं और काटने के बाद फिर जितना जल्दी हो सके आप उसको दूध पिलाते हैं।
तो हमारे किसान भाई ये जो पहला दूध है वो कोलेस्ट्रम, उसको खेस बोलते हैं आप लोग, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। वो न केवल उसके अंदर में जो मल मूत्र हैं उनको साफ करने में मदद करता है, बल्कि उसको पूरी ज़िंदगी जो बीमारी से लड़ने की पैसिव इम्यूनिटी देता है। हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि वो हमने वो कोलेस्ट्रम जो पहला जो दूध है वो पहला दूध हम दिए, इसके चलते उसको पतला पैखाना शुरू हो गया। ये कदाचित न करें, दूध को कभी नहीं बंद करना है, दूध उसको मिलना सबसे ज़रूरी है। और अगर उसको डायरिया हो रहा है जानवर को, तो डायरिया हो रहा है तो आप उसको हमेशा इलेक्ट्रोलाइट का घोल बनाकर उसको दें। जानवर को जो पानी देते हैं उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट का घोल दें। बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, ज़्यादा पतला दस्त हो रहा है, तो पशु चिकित्सक की सलाह लेकर आप उसमें उनके शिरा में जो नस में जो ये होता है उससे पानी चढ़वाएं, उससे इलेक्ट्रोलाइट दें, वो बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों का शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए उनका उचित आहार प्रबंधन करते हुए आवास व्यवस्था कैसी रखें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो रहने का जो जगह आपने बनाया हुआ है वो हमेशा ये रखना है कि शेड जो है वो ठंडा रहे। उसके लिए आप अपने घर के आसपास में पेड़ लगा के रखते हैं। आप अपने खिड़की वगैरह जो है जहाँ से कि गर्मी आ सकती है उस जगह पे आप ये लगा दें, बोरा लगा दें, बंद कर दें उसको, और उस पर पानी का छिड़काव करते रहें। जानवरों को भी नहलाना ज़रूरी है, साथ में उसको हमेशा पानी की कमी ना हो इसके लिए आप पानी भी पिलाते रहें। आप उसको पानी जो पिलाते हैं उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट का घोल डालकर पिलाइए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। गर्मी के दिनों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। और शेड का हमने बताया कि शेड में आप ये तो किसी भी ये के लिए है, छोटे बच्चे के लिए हो, बड़े जानवरों के लिए हो। अभी गर्मी में जो शेड होता है वो आपने एस्बेस्टस सीट लगाया हुआ है, एस्बेस्टस सीट के ऊपर में पुआल का ये डाल दीजिए, उस पर पानी का छिड़काव कीजिए, उजला पेंट करवा दीजिए। उजला पेंट करवाने से धूप आता है वो धूप रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें खास करके आप ध्यान रखेंगे तो हमारे जो बच्चों की मौत होती है, नवजात बछड़ों की जो मौत होती है, उससे बहुत हद तक आप छुटकारा पा सकते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद
501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।